इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत कमाल के फ्रेजेज जिनका यूज करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रेसिव बना सकते हैं। मैं जानबूझ के ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता सेंटेंसेस को। तो देखिए, पहला फ्रेज है एन अप हिल टास्क। आपको इसे यूज करना शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आपको बोलना हो कि कोई चीज बहुत मुश्किल है करने में, आप उसको क्या बोल सकते हैं? इट इज एन अप हिल टास्क। बुरी आदतें छोड़ना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन होता है। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज एन अप हिल टास्क। Breaking bad habits is an uphill task. If you think something is extremely difficult to do, you can say that it is an uphill task. Convincing him to study is an uphill task for me. उसको पढ़ाई करने के लिए मनाना बहुत कठिन कार्य है मेरे लिए। Learning a new language can be an uphill task. एक नई लैंग्वेज को सीखना एक uphill task हो सकता है, लेकिन अगर आप सही स्ट्रेटजीज और सही अप्रोचेस को फॉलो करें, डेफिनेटली किसी भी लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी एन अपहिल टास्क। रिपेयरिंग द ओल्ड कार प्रूव टू बी एन अपहिल टास्क। तो ये पास्ट टेंस हो गया कि उस कार को रिपेयर करना तो बड़ा मुश्किल साबित हुआ यार। रिपेयरिंग द ओल्ड कार प्रूव टू बी एन अपहिल टास्क। इट प्रूव टू बी एन अपहिल टास्क, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल साबित हुआ। अ चंक ऑफ समथिंग। अब अक्सर आप देखेंगे कि जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना, वो लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, चंक को। मैंने एक न्यूज़ रिपोर्ट में इस वर्ड को एक रिपोर्टर के मुंह से सुना था, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल है। अ चंक ऑफ समथिंग। सेंटेंसेस में देखिए, वो केक का एक बड़ा टुकड़ा खा गया, तो इस बड़े टुकड़े को आप चंक बोल सकते हैं। ही एट अ बिग चंक ऑफ द केक। ही एट अ बिग चंक ऑफ द केक। अ बिग चंक ऑफ माई सैलरी इज स्पेंट ऑन यू। मेरे सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके ऊपर खर्च हो जाता है। अ बिग चंक ऑफ माई सैलरी इज स्पेंट ऑन यू। कट द पपाया इनटू चंक्स। यहाँ पे चंक को हमने नाउन की तरह यूज किया है, ऊपर भी नाउन की तरह था ऑफ कोर्स। मतलब यहाँ पर इसका मतलब है कि पपाया को, पपीते को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो, उसे काट दो। अ बिग चंक ऑफ द सोप विल बी स्पेंट ऑन दीज डिशेज। यानी साबुन का बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा टुकड़ा इन बर्तनों पे खर्च हो जाएगा। तो जब भी आपको बोलना हो कि किसी भी चीज का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, मतलब अ चंक ऑफ समथिंग। सो इट कुड बी अ चंक ऑफ समथिंग नॉन लिविंग और समथिंग लिविंग, डजंट मैटर। अ चंक ऑफ समथिंग। फ्रीक्वेंटेड बाय। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, जब भी आपको ऐसा बोलना होता है ना, यहाँ पर जेब कतरों की आवाजाही है, यहाँ पर किसी की आवाजाही है, इसको कहने का मतलब क्या होता है? उसका आना जाना, यहाँ पे वो आता जाता रहता है, तो यहाँ पे जेब कतरे आते जाते रहते हैं। दिस प्लेस इज फ्रीक्वेंटेड बाय पिक पॉकेट्स। दिस प्लेस इज फ्रीक्वेंटेड बाय पिक पॉकेट्स। इसका मतलब यही हुआ कि इस जगह में बहुत बार पिक पॉकेट्स आते जाते रहते हैं, जेब कतरे यहाँ पर आते जाते रहते हैं, तो सावधान रहना। और सेंटेंसेस देखिए, दिस बार इज फ्रीक्वेंटेड बाय ड्रंकर्स। शराबियों का आना जाना लगा रहता है इस बार में, तो दिस बार इज फ्रीक्वेंटेड बाय ड्रंकर्स। दिस एरिया इज फ्रीक्वेंटेड बाय स्टूडेंट्स। इस एरिया में तो स्टूडेंट्स आते जाते रहते हैं। वाई इज दिस एरिया फ्रीक्वेंटेड बाय एक्टर्स। इस एरिया में बार बार एक्टर्स का आना जाना क्यों लगा रहता है? मतलब जब भी आपको कहना है कि किसी एक जगह पे किसी का आना जाना लगा रहता है, मतलब दैट प्लेस इज फ्रीक्वेंटेड बाय समवन। उसका मेरे घर में आना जाना लगा रहता है। इसको आप अलग तरीकों से भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं, शी इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू माई हाउस। शी इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू माई हाउस, यानी वो तो फ्रीक्वेंटली विजिट करती है मुझे। शी इज अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू माई हाउस। In this particular sentence, this frequent is used as an adjective for visitor, which is a noun. She is a frequent visitor to my house. I am a frequent visitor to this shop. इस दुकान में तो मेरा आना जाना लगा रहता है। I am a frequent visitor to this shop, or I often come to this shop. I frequently visit this shop. I often come to this shop. So this frequently or often are both adverbs of frequency to be more specific. Desperate to do something. Desperate to do something. इस फ्रेज का यूज आपको कब करना है? तुम्हें वहां जाने की इतनी चुल क्यों है? जब हम इनफॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो शायद आपने ऐसा सुना हो, लोग बोलते हैं उसे कुछ करने की चुल है, उसे कुछ करने की पड़ी हुई है, वो उस चीज को करना चाहता है, तब आप इसे यूज कीजिए, desperate to do something। ऐसे, why are you so desperate to go there? तुम्हें इतनी चुल क्यों लगी हुई है वहां जाने की? वहां क्यों जाना चाहते हो? You were desperate to speak the truth. तुझे चुल थी झूठ बोलने की, सच बोलने की। आई मीन, तुझे ज्यादा चुल थी ना सच बोलने की। You were desperate to speak the truth. Now suffer, whatever. He is desperate to find a new job. उसे एक नई नौकरी ढूंढने की चुल लगी हुई है, उसे नहीं चाहिए नहीं चाहिए। He is desperate to find another job.
He was desperate to see you. He was really dying to see you, yearning to see you, longing to see you. He was desperate to see you. तुम्हें देखने की चुल थी उसको, वो देखना चाहता था, मिलना चाहता था. The boys are desperate to go to the city. बॉयज़ तो सिटी में जाने के लिए तड़प रहे हैं एकदम, उनको चुल लगी हुई है कि शहर में जाएंगे, शहर में जाएंगे. The boys are desperate to go to the city. अब इसी को बोलने के लिए मैं आपको कुछ और तरीके भी बताना चाहता हूँ. जब किसी को कुछ करने की चुल होती है, कोई बहुत करना चाहता है किसी चीज़ को, तुम्हें वहाँ जाने की इतनी चुल क्यों है? अभी हमने देखा why are you desperate to go there, but other than that you can say why are you so insistent on going there. तो इस फ्रेज का भी आप यूज़ कर सकते हैं, insistent on. Someone is insistent on doing something, मतलब वो उस काम को करने पे अड़ा हुआ है, उसको वो चीज़ करनी है, उसको चुल है उस चीज़ की. Why are you so fixated on going there? Fixated on, हालांकि मैंने इसको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था. फिक्सेटेड का भी मतलब होता है कोई एक इंसान किसी एक ही चीज़ पे अड़ गया है, उसे वही करना है, वही करना है. इज़ नॉट गोना लिसन टू एनीबडी एट ऑल. वाई आर यू सो फिक्सेटेड ऑन गोइंग देयर. वहाँ जाने पे क्यों सुई अटकी हुई है तुम्हारी? वहाँ जाने की क्यों चुल है? कहीं और क्यों नहीं जा सकते? वॉट मेक्स यू सो ईगर टू गो देयर. रिलायंट ऑन समवन, ये भी काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है. देखिए कैसे, मैं एक एक रोटी के लिए तुम पर मोहताज हो गया हूँ. मोहताज हो जाना मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना, उसके सहारे हो जाना, उससे बैग करके मांगना उस चीज़ को. आई हैव बिकम रिलायंट ऑन यू फॉर एवरी रोटी. जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने रोटी को हिंदी में लिख दिया क्योंकि रोटी बोलने में जो मज़ा है वो चपाती में आई थिंक, या ब्रेड बोलने में तो बिल्कुल भी नहीं है. आई हैव बिकम रिलायंट ऑन यू फॉर एवरी रोटी. हर रोटी के लिए मैं आपके ऊपर रिलायंट हो गया हूँ, मोहताज हो गया हूँ. मोहताज एक्चुअली ये एक उर्दू का वर्ड है, इट्स नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट हिंदी. बट आप यूजुअली देखेंगे कि लोग बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं. अक्सर हम देखेंगे कि हर एक लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन से बन जाती है. हिंदी भी बोलते वक्त हम कई बार कभी उर्दू के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी संस्कृत के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और कभी इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, और कभी किसी और लैंग्वेज के भी करते हैं. आई हैव बिकम रिलायंट ऑन यू फॉर एवरी रोटी. आई डोंट वांट टू बी रिलायंट ऑन एनीवन. मैं किसी का मोहताज नहीं होना चाहता, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता. उर्दू के बहुत सारे शब्द हम यूज़ करते हैं हिंदी बोलते वक्त, जैसे मैं उससे मोहब्बत करता हूँ. तो ये मोहब्बत तो उर्दू का शब्द है, ना कि हिंदी का. अपने प्यार का इजहार किया है मैंने उससे, तो इजहार क्या है? आई थिंक ये भी उर्दू का वर्ड है. और इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स हैं. मैं बेताब हूँ, मैं बेकरार हूँ, ये सब वर्ड्स भी आई थिंक उर्दू के वर्ड्स हैं. ही इज़ रिलायंट ऑन हिज फैमिली फॉर एवरीथिंग. वो अपने फैमिली का मोहताज है हर चीज़ के लिए, डिपेंडेंट है वो बुरी तरीके से. ही लिव्स ऑफ हिज फैमिली. He is reliant on his family for everything. Now friends, honestly, I am reliant on you for my success on YouTube. I hope you got the point. Please subscribe to the channel if you haven't already. Thank you very much for doing so. We're going to talk in the next video lesson. Till then, apna khayal rakhna. Take care. Bye.